Hello, all the students. My name is Anil Chaudhary, and I welcome you all to Icons AceCat YouTube channel. Anyway, students, in today's video, we are not going to discuss about how to ace cat, but we are going to discuss about how to ace snap. वैसे भी स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ कैट को लेकर इतनी चर्चा है सभी जगह. There are so many videos available. There is so much of guidance available how to score high in cat. But actually, we see lot many students we commit a mistake. हम कैट को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि वी टेंड टू इग्नोर द अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स एंड मैट स्नैप जैट सी मैट इन एग्जाम्स को हम कई बार इग्नोर करते हैं एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स आइकन एस कैट फैमिली is going to start such a series of videos where we are going to discuss about the other management entrance exams. आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं स्पेशली बात करूंगा स्नैप की एंड वी आर गोइंग टू टेक some actual previous year questions of snap so that you will actually come to know what comes in snap. और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट स्पेशली हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की. तो स्नैप की इंग्लिश कैसी आती है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और जिन बच्चों ने कैट की तैयारी कर भी रखी है अंडरस्टैंड कैट का पैटर्न और स्नैप के इंग्लिश के पैटर्न में देयर इज अ बिग डिफरेंस. सो सारे स्टूडेंट्स प्लीज इंश्योर दैट यू डोंट कमिट दिस मिस्टेक. कैट खत्म होने के बाद भी द जर्नी डज नॉट एंड. हम जितने सीरियसली और जितने सिंसियरली कैट की तैयारी कर रहे थे उतनी ही सिंसियरिटी के साथ वी पीपल हैव टू कीप प्रिपेयरिंग फॉर दी अदर एग्जाम्स. एंड फॉर सच स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेरी मच होपफुल विद द कैट, आई बिलीव दैट ये जो स्नैप और एनमैट जैसे पेपर्स हैं दे बिकम द रे ऑफ होप. तो ऑल द स्टूडेंट्स इन वीडियोस को तो इग्नोर करना ही नहीं है और ना ही इन एग्जाम्स को. एंड इस सेशन को मैं स्टार्ट करूं उसके पहले प्लीज इंश्योर दैट लाइक तो बनता ही है एंड कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. खुद का भी भला करो एंड सबका भला करो. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और साथ में हमारा भला तो हो ही जाएगा, अंडरस्टैंड. चलिए सो ऑल द स्टूडेंट्स लेट अस बिगिन टुडे सेशन. आज मैं 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा. आई विल बी डिस्कसिंग 10 क्वेश्चंस एंड दीज आर possibly the actual snap questions of 2021. Why I'm saying possibly because 2018 के बाद snap के question papers actually release नहीं होते, but possibly on the basis of memory, whatever questions we people are able to recall and whatever questions I was able to get from the various sources online. So based on that, okay, I'll be discussing some questions with you. But believe me, जो snap का pattern है वो majorly इन्हीं questions पर based है और इनमें से काफी कुछ क्वेश्चंस तो एक्चुअल स्नैप 2021 के ही क्वेश्चंस हैं. सबसे बड़ी चीज विच वी पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कैट की जो इंग्लिश आती है दैट इज रीडिंग ओरिएंटेड. देयर विद इन 40 मिनट्स यू पीपल हैव टू सॉल्व 24 क्वेश्चंस एंड मेजरली द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन पैसेजेस एंड इवन द नॉन आरसी पैसेजेस बेस्ड क्वेश्चंस इवन दे आर वेरी मच रीडिंग ओरिएंटेड. ये हम अच्छी तरह से जानते हैं. पर स्टूडेंट स्नैप की जब मैं बात करता हूँ ये केवल 1 घंटे का टेस्ट है और 60 मिनट्स के टेस्ट में हमें 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रीजनिंग के एंड 20 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं मैथ्स एंड डीआई के. सो नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड ये 60 क्वेश्चन हमें 60 मिनट्स में सॉल्व करने हैं. सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते. स्नैप में स्टूडेंट्स आप देखोगे पैसेजेस पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट नहीं आते और ना ही लेंदी पैरा फॉर्मेशन के क्वेश्चन. Here the questions will be majorly based on idioms and phrases. The questions will be based on vocabulary. Sometimes direct questions like we need to find out the synonym of a given word, antonym of a given word. And sometimes the questions are based on fill in the blanks. And some questions will be based on grammar also, where possibly on the basis of preposition some questions can be there. Okay, and sometimes the questions may be based on some structures of the sentences. कई बार एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आता है where we need to find out the difference between American English and British English. So that becomes the nature of snap. तो 15 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करूंगा और ऐसे 10-15 क्वेश्चंस के कई वीडियोस यू पीपल आर गोइंग टू गेट ऑन दिस चैनल. तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे. एंड इस पूरे सेशन को मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स कॉपी एंड पेन लेकर बैठेंगे. विच एवर क्वेश्चन आई विल बी आस्किंग सबसे पहले पॉज करके यू पीपल हैव टू ट्राई टू गिव द आंसर्स. And then students, you will listen to the correct answer and the short explanation which I'll be giving to you. Okay? So start kare. Done. So this becomes the first question of snap. What is the meaning of the idiom? Don't throw the baby out with the bath water. अब देखो students, 4 options are given to us
एंड idioms ऑफ phrases में एनीवे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पॉज करके गेस करें व्हाट इज द करेक्ट आंसर. चलो अब इसे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. वैसे idioms ऑफ phrases ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. आई बिलीव दैट एटलीस्ट 400-500 idioms ऑफ phrases अगर हम एक बार गो थ्रू कर लें तो उनमें से काफ़ी कुछ मैच होने के पूरे चांसेस हैं. एनीवे स्टूडेंट्स, I'll not be discussing much about all the idioms and phrases, but we will stick only to giving the answer to this particular question. अब कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है idioms of phrases में we people can easily guess the possible meaning on the basis of the idiom itself. तो जैसे आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे आपको एक्चुअली पता चलेगा what can be the possible answer. तो स्टूडेंट्स अगर हमें आंसर नहीं भी पता हो तो थोड़ा सा स्मार्ट बनो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. So what the idiom says, don't throw the baby out with the bath water. So which is the best answer? Yes, indeed, the correct answer is to remove something good while removing something bad. The students, in order to get rid of something, हम कई बार कुछ अच्छी चीजें भी खो देते हैं. So that is the meaning of this particular idiom. Okay? Point समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन. केवल 5 से 10 seconds में we can manage to give the correct answer. And that is the reason स्नैप में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस नहीं आते और इसीलिए आप सब स्टूडेंट जैसे ही कैट कंप्लीट हो जाए एक अच्छा सा idioms ऑफ phrases की लिस्ट लेकर बैठो, उसे रिवाइज करना स्टार्ट करो. एंड स्टूडेंट्स अभी तक जितनी वोकैब जितनी वर्ड्स हमने सीखे हैं उन सारे वर्ड्स को भी स्टूडेंट्स स्टार्ट रिवाइजिंग. एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूट प्लस आइकन का जो पूरा कंपाइलर है इंग्लिश का, दैट कंपाइलर आई बिलीव दैट इट इज द बेस्ट वन फॉर सच एग्जाम्स. तो एक बार उसका जो पूरा वोकैब पार्ट है उसे भी सॉरी उसे भी स्टूडेंट्स अगर आप रिवाइज करेंगे आई एम कॉन्फिडेंट कि हम स्नैप को निकाल पाएंगे. चलिए कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2. यस, दिस बिकम्स क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉपियस? यस, स्पार्स, प्लेंटिफुल, स्पोरेडिक एंड स्किम्पी. नाउ स्टूडेंट्स, टू गिव द करेक्ट आंसर हियर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि मुझे सबसे पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए. सो व्हाट इज कॉपियस? और अगर कॉपियस का मीनिंग नहीं पता है तो पॉसिबली स्टूडेंट्स फिर भी आप लोग एक बार ऑप्शंस को देख लो. एंड कई बार ऑप्शंस में ऑन द बेसिस ऑफ ऑड वन आउट टिल वी कैन मैनेज टू गिव द करेक्ट आंसर. बट कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग है ना सीधे सरेंडर मत करो. मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूँ, हम क्वेश्चन वर्ड को देखेंगे एंड द मोमेंट वी रियलाइज कि सर इसका मीनिंग मुझे नहीं पता है, मेनी टाइम्स वी लीव दैट क्वेश्चन एंड दैट इज अ मिस्टेक व्हिच वी कमिट. ऑप्शन जरूर देखो. आपके स्पार्स का मीनिंग पता है, प्लेंटिफुल, स्पोरेडिक, स्किम्पी, इजंट इट? So which is the right answer? चलो anyway, सबसे पहले तो let us try to understand what is the meaning of copious. Copious का मतलब होता है स्टूडेंट्स ample. Ample, that is the meaning of copious. Ample का मीनिंग क्या हुआ? Abundant, भरपूर, प्रचुर मात्रा में. So something which is in big quantity, huge quantity. Okay, इसे स्टूडेंट्स अपन कहते हैं copious. If we take some synonyms, one more synonym can be taken as abundant. Absolutely. One more synonym can be taken as profuse. Yes. One more synonym can be taken as lavish. Okay. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप सोचोगे तो काफी सारे एग्जांपल्स आने के चांसेस हैं, काफी सारे synonyms we people can take. So copious basically stands for ample, abundant. Now you people have to come here and we need to find out the synonym. Okay. Sparse. Sparse का मतलब होता है स्टूडेंट्स less in quantity or something which is less dense. Okay, density अपन समझते हैं dense, जैसे कोई dense forest होता है, उसका just opposite होता है sparse. Okay, where the things are scattered and less in quantity, उसे अपन कहते हैं sparse. Anyway, this cannot be the answer. And plentiful सभी students को पता है, it's a very very common word. And yes, second option plentiful becomes the correct answer. चलो मुझे बताओ students, what is the meaning of sporadic? Yes. What is the meaning of sporadic? And this one word, it has appeared in multiple exams, multiple times. Sporadic का मतलब होता है something which is not regular, something which is not regular, or something which is off and on, or something which is I can say like off and on, not regular, या फिर students हम कह सकते हैं occasionally. Okay, so anything which is occasionally, इसे students हम लोग कहते हैं sporadic. Okay. Something happens but not on a regular basis. इसी को स्टूडेंट्स अपन कहते हैं off and on. Okay, once in a blue moon, कभी कभार. Understand? So that becomes the meaning of sporadic.
एंड स्किम्पी का मतलब ही स्टूडेंट्स होता है लेस इन क्वांटिटी. तो एनीवे द बेस्ट आंसर हियर इज सेकेंड ऑप्शन, प्लेंटिफुल. चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. So I shall meet you tomorrow and I will meet you tomorrow. इन दोनों में से स्टूडेंट्स यू पीपल हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस एंड यू नीड टू फाइंड आउट which of these two sentences is based on American English. Now to give the correct answer here, it is important for us to understand what is the difference between American English and British English. जो डिफरेंस है वो कई बार स्पेलिंग्स को लेकर होता है और जो डिफरेंस है वो कई बार सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को लेकर होता है. स्पेलिंग्स को लेकर यू माइट हैव नोटिस्ड हम लोग स्टूडेंट्स कलर की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? यस, बट जब आप कंप्यूटर पे लिखोगे वो इसे अंडरलाइन करेगा, saying that the spelling is not correct. Because American English में कलर की स्पेलिंग होती है स्टूडेंट्स दिस वन. एंड सिर्फ कलर नहीं है, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स और भी हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम. अब प्रोग्राम की स्पेलिंग स्टूडेंट्स हम ऐसे लिखते हैं, whereas अमेरिकन इंग्लिश में द स्पेलिंग ऑफ प्रोग्राम इज दिस वन. ओके, अंडरस्टैंड. अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग्स हमेशा छोटी होती है. अच्छा, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द मेन रीजन इज जितना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है वो सब कुछ अमेरिका में हुआ. एंड दैट इज द रीजन व्हाइल मेकिंग द सॉफ्टवेयर, जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो किसी पर्टिकुलर वर्ड को थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स वी नीड टू टाइप. तो अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए दीज पीपल दे हैव कट द शॉर्ट द स्पेलिंग्स. एंड दैट इज द रीजन अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग्स हमेशा कंसाइज होती है, शॉर्ट होती है. आप देखो ना स्टूडेंट, जब हम लोग व्हाट्सएप करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, तो हम भी तो कितनी शॉर्ट स्पेलिंग्स यूज करते हैं. आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स नाउअडेज राइटिंग बिकॉज. ओके, व्हाट इज दिस? व्हेन आई से बिकॉज, एनीवे स्टूडेंट्स आप देखो, दिस इज नॉट ऑफिशियली करेक्ट इंग्लिश एज ऑफ नाउ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज स्पेलिंग को एक्सेप्ट कर ले. और फिलहाल तो बिकॉज ये वाली जो स्पेलिंग है इट्स अ स्लैंग. So what I mean to say is, you people have to understand the difference between American English and British English. और कई बार जो questions हैं, they may be based on spellings also. एक और example मुझे याद आता है students, let me take it. You people have to tell me what is the difference between learnt and learned. इन दोनों में क्या difference है? Practically speaking, इन दोनों के meaning में कोई difference नहीं है. The difference lies in whether it is American or British. अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोग इंडिया में हैं, जो ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं उसमें हम लोग लर्न यूज करते हैं. आई हैव लर्न इट. बट स्टूडेंट्स कनाडा में, यूएसए में, ओके, लर्न इज प्रिफर्ड. तो दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो स्नैप में ऐसे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं कि कहाँ पर लर्न आएगा और कहाँ पर लर्न आएगा. एंड इफ यू नो द आंसर, विद इन सेकेंड्स वी कैन मैनेज टू गिव द करेक्ट आंसर. आई गेस द पॉइंट इज क्लियर. चलिए सर, आपने इतनी सारी बातें तो कर ली, बट इस क्वेश्चन का आंसर तो दे दो. चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो शेल एंड विल को लेकर माय टीचर यूज्ड टू टीच मी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेल एंड विल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कि मैं किस पर्सन के साथ इसको यूज करता हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, ओके, द मीनिंग विल बी डिफाइंड. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओके, द मॉडर्न इंग्लिश सेज द डिफरेंस बिटवीन शेल एंड मच, शेल एंड विल इज नॉट वेरी मच नाउ. तो अब ये जो डिफरेंस है ये बहुत स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आप शैल भी प्रीफर कर सकते हो, विल भी प्रीफर कर सकते हैं. वहां पर स्टूडेंट्स आप चाहें जो वर्ड यूज करें ब्रिटिश इंग्लिश में, बोथ आर एक्सेप्टेबल. हालांकि व्हेन आई टॉक अबाउट अमेरिकन इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू कंटेम्पररी अमेरिकन इंग्लिश, विल इज मोर प्रिफर्ड. तो दैट इज द रीजन अगर मुझसे पूछा जाए आई शैल कम या आई विल कम, तो वहां पर स्टूडेंट्स विल कम, that becomes more of American in nature. I repeat, all the students do understand. According to British English or according to American English, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट बहुत नेग्लिजिबल हो चुका है. There are many such cases जहाँ पर दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल है. ब्रिटिश इंग्लिश में शैल भी एक्सेप्टेबल है, विल भी एक्सेप्टेबल है, और मॉडर्न अमेरिकन इंग्लिश में विल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इन दोनों में से अमेरिकन कौन सा है, आई वुड से विल. और shall that becomes more British in nature. हालांकि ब्रिटिश इंग्लिश में भी will हम यूज करते हैं और कर सकते हैं. The students here, I will give third option as the correct answer. So will becomes American English and shall becomes British English.
विल एंड शैल को लेकर स्टूडेंट्स कुछ बातें और समझ लो. देयर आर सम केसेस जहां पर दीज टू वर्ड्स आर नॉट रिप्लेसेबल. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई मेक अ क्वेश्चन, shall I do this? Now when I say shall I do this, I'm asking a question. But instead of saying shall I do this, can I say will I do this? No. The meaning will change. तो इसका मतलब ये हुआ कुछ केसेस में जहां shall आएगा वहां पर shall ही आएगा, लेकिन कुछ केसेस में स्टूडेंट्स दोनों रिप्लेसेबल हैं. और अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है, आप will को प्रेफर कर लें, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. और अमेरिकन इंग्लिश में तो मेजरली will को प्रेफर किया जाता है. So that is the reason third option becomes the correct answer here. और वैसे भी स्टूडेंट्स और डिफरेंस अगर इस बारे में समझना है तो थोड़ा सा गूगल कर लो will and shall का डिफरेंस क्या होता है. Coming on question number 4. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. What is the conjunction here? स्नातक की तैयारी जो बच्चे सीरियसली कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स एक बात पे ध्यान रखें. The 8 parts of speech. You people should be thorough enough in these 8 parts of speech. Many times we have seen questions are purely based on you need to just identify that a given word belongs to which part of speech. So noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition and interjection. इन आठों में स्टूडेंट्स हमको पता चलना चाहिए that a given word belongs to which part of speech. अच्छा, you people understand one thing. Whatever thousands of words are there, इंग्लिश vocab के जितनी भी thousands of words हैं, all these thousands of words they belong to one out of these 8 categories. एक अच्छे स्टूडेंट को हमेशा वो कैटेगरी समझ में आनी चाहिए. हम अपनी क्लासेस में इस पर बहुत फोकस करते हैं. तो दैट इज समथिंग व्हिच आई वांट कि सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान देंगे. सो फिलहाल हमें कंजंक्शन बताना है. एंड कंजंक्शन का काम होता है स्टूडेंट्स ज्वाइन करना. ये हमेशा दो सिमिलर चीज़ों को कनेक्ट करता है, या तो दो नाउन्स को, या दो वर्ब्स को, दो एडजेक्टिव्स को, या फिर दो क्लॉजेस या सेंटेंसेस को. हियर स्टूडेंट्स द कंजंक्शन इज and. So second option and becomes the correct answer. चलो मुझे बताओ स्टूडेंट्स व्हाट इज came? Yes, came becomes the verb. Okay, it becomes the second form of the verb. हमें स्टूडेंट्स सब यही पता नहीं होना चाहिए कि which is a verb, पर साथ में वर्ब के भी 3 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3. तो we should know that also. So come, came and come. Okay, understand. अच्छा, what is after? पता करो. Fell down क्या होता है स्टूडेंट्स? ओके, इन सब के बारे में यू पीपल हैव टू फाइंड आउट. आफ्टर की अगर मैं बात करूं तो समटाइम्स इट बिकम्स अ कंजंक्शन आल्सो, एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स ओके इट बिकम्स एन एडवर्ब आल्सो, एंड समटाइम्स इट बिकम्स ओके अ प्रपोजिशन आल्सो. अब इन सब चीज़ों को अगर डिटेल से समझना है तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप डेप्थ में जाओ. फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में ओके मैं आपको इतना सा हिंट दे सकता हूं, कंजंक्शन द करेक्ट आंसर इज एंड. चलिए, कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5. चलो, which is the correct spelling? तो चारों में से बताओ. न्यूक्लियाई. ओके, वैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में सुना होगा. तो न्यूक्लियस का जो प्लूरल होता है दैट बिकम्स न्यूक्लियाई. तो which is the correct spelling? Now all the students, it's a wake up call. स्पेलिंग्स को लेकर भी क्वेश्चंस बनते हैं, और स्नैप में 1 या 2 क्वेश्चंस दे आर ऑलवेज बेस्ड ऑन स्पेलिंग्स. तो कभी भी कोई नया वर्ड आ जाए तो यू पीपल हैव टू फोकस ऑन स्पेलिंग्स प्रॉपरली. Okay, here the correct answer is yes, absolutely. The first option becomes the correct answer of nuclei. Okay, and this becomes the plural of nucleus. चलिए, coming on question number 6. चलिए, what is the synonym of hood? Yes, come on all the students. सुना है कभी? चलो मैं आपको बता देता हूं. इसे अपन यूज कर सकते हैं as hood of people. अब मुझे बताओ, जब मैं कहता हूं होड ऑफ पीपल, व्हाट डू आई मीन टू से? बहुत सारे लोग या बहुत थोड़े लोग? यस, क्या लगता है? होड ऑफ पीपल दैट मीन्स अ बिग नंबर, या फिर स्टूडेंट्स अ स्मॉल नंबर, या बहुत कम? क्या लगता है, व्हिच इज द बेस्ट आंसर? यस, होड का स्टूडेंट्स मतलब होता है अ बिग नंबर, मेनी पीपल. ओके, इसके कुछ सिनोनिम्स अपन लेते हैं. मल्टीट्यूड. मल्टीट्यूड. So when I say multitude of people, that means so many people. Okay, so many people. तो एक बहुत बड़े ग्रुप को स्टूडेंट्स अपन कहते हैं होड. अंडरस्टैंड? ओके, और इसी का एक और सिनोनिम हो जाएगा स्टूडेंट्स, if I see all the options, yes, the correct answer is strong. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल किसी दिन, दिवाली के दिन मंदिर में लाखों लोग पहुंच गए, तो मैं क्या बोलूंगा? lakhs of people thronged. तो
थ्रॉन्ग का बेसिक मतलब होता है अ बिग ग्रुप, अ बिग नंबर। तो बहुत सारे लोग जब एक साथ आते हैं उसे स्टूडेंट्स हम लोग थ्रॉन्ग कहते हैं, मल्टीट्यूड कहते हैं, होड़ कहते हैं, एंड प्लस मल्टीपल अदर वर्ड्स आर ऑल्सो पॉसिबल। A small group that becomes the antonym. It is not possible. Streak का मतलब होता है स्टूडेंट्स a very thin line. A very thin line is known as streak. And camarilla का मतलब होता है स्टूडेंट्स a small group. स्पेशली आप देखोगे किसी प्रेसिडेंट के आसपास, किसी किंग के आसपास जो उनके एडवाइजर्स का छोटा सा ग्रुप होता है उसे हम लोग कैमरिला कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? कैमरिला का मतलब क्या होगा? किसी प्रेसिडेंट या किसी किंग के आसपास द ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स, ओके, जो छोटा सा ग्रुप होता है उसको अपन कहते हैं कैमरिला। और इसी का एक और सिनोनिम हो सकता है कोठरी। कोठरी, इसी को स्टूडेंट्स हम लोग और कह सकते हैं क्लिक। ओके, इन सब का मतलब होता है छोटा सा ग्रुप। तो कैमरिला, कोठरी, क्लिक, ओके, इन सब का मतलब है स्मॉल ग्रुप। कोच, that means so many people. So question number 6 we have done. Coming on question number 7. What is the meaning of cut some slack? अगर स्टूडेंट्स हमको स्लैक का मीनिंग भी पता है तो भी वी कैन गेस। वैसे स्लैक का मतलब होता है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाना। ओके, स्लैक का मतलब होता है थोड़ा सा ढीला हो जाना, थोड़ा सा शिथिल हो जाना, थोड़ा सा इजी हो जाना। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्लैक। सो व्हेन आई से कट सम स्लैक, इट एक्चुअली मीन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल समवन जो पहले बहुत स्ट्रिक्ट था अब थोड़ा सा इजी हो गया, लेस स्ट्रिक्टर, इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कट सम स्लैक। किसी स्टूडेंट ने एक होमवर्क कंप्लीट नहीं किया एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग अ वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एज टोल्ड, इफ अ टीचर गिव्स अ वेरी सॉफ्ट और लीनियंट पनिशमेंट, दैट मीन्स व्हाट द टीचर इज डूइंग is cutting the slack. Okay, so here students, if I compare all the options, I think the best answer here is second option. Okay, don't be so critical. तो बहुत ज़्यादा critical नहीं होना, बहुत ज़्यादा harsh नहीं होना, that is the meaning of cutting some slack. चलिए, coming on students, the next question. Today students should be reconciled, dashed away, things for are changing. Now see students, reconciled के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा, वी पीपल हैव टू फाइंड आउट। ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है प्रपोजिशन, एंड प्रपोजिशन के एरर्स को आइडेंटिफाई करना इज नॉट ईजी, बिकॉज बाकी सब चैप्टर्स में तो वी पीपल कैन हैव सम रूल्स एंड जस्ट बाय अप्लाइंग द रूल्स वी कैन मैनेज टू गिव द करेक्ट आंसर्स। बट व्हेन आई टॉक अबाउट प्रपोजिशंस, प्रपोजिशन दिस इज वन सच अ चैप्टर where we need to be particular about the usage of each and every preposition, and we need to be particular about इस वर्ड के साथ कौन सा प्रपोजिशन चलेगा। और कई सारे वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जिसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, अंडरस्टैंड? तो व्हाट आई मीन टू से इज, व्हेन आई से टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकंसाइल्ड, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मुझे पता होना चाहिए कि रिकंसाइल के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा। आई कैन नॉट अप्लाई माई ब्रेन, आई कैन नॉट अप्लाई सम लॉजिक टू गिव द आंसर। इफ यू नो इट यू कैन मैनेज टू गिव द करेक्ट आंसर। चल, अगर आप गेस करना चाहें तो गेस कर सकते हैं, but beware of negative marking also. So today student should be reconciled. वैसे यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या होगा? Yes, the correct answer is with. Reconciled with. This becomes the best answer. चलिए, coming on students, question number 9. Identify the figure of speech in the following sentence. The landlady said, I have told you 1,000 times to put a leash on this barbaric dog of yours. So students, I have told you 1,000 times. I have told you 1,000 times. हम कई बार क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत एग्जैजरेट करते हैं, isn't it? मैंने बोला आपको 2 या 3 बार, बट मैं क्या कह रहा हूँ, I have told you 1,000 times. What is this? Exaggeration. और ये जो फिगर ऑफ स्पीच अपन यूज करते हैं, इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं हाइपरबोल। तो फर्स्ट ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर, हाइपरबोल। फिगर्स ऑफ स्पीच, अगेन स्टूडेंट्स 20-25 फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। alliteration, anaphora, assonance, okay, anagram, then you have euphemism, then you have synecdoche, metonymy, litotes, ये जितनी important, और साथ में कुछ common figures of speech like personification, metaphor, simile, ये जितनी important figures of speech है, एक बार स्टूडेंट्स इन्हें बैठ कर समझ लो, okay, believe me, आपका 1 या 2 आंसर्स तो बिल्कुल सही हो जाएंगे स्नैप और मैथ में। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। Hyperbole becomes the correct answer. And moreover, students, what is the difference between simile and metaphor? ये भी पता करो. What is personification?
इन सब पर क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। इसके साथ भी बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे ऑक्सीमोरॉन होता है, ओनोमैटोपिया होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स पॉसिबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, अ dash of Japanese artists stepped off the coach amidst warm welcome। अब स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। बैंक नो, गैंग तो कल्परेट्स एंड प्रिजनर्स का होता है, ट्रूप तो स्टूडेंट्स आर्मी का होता है। ओके, तो हियर द करेक्ट आंसर इज ट्रूप। इसका भी प्रोनाउंसिएशन ट्रूप है, एंड हियर ट्रूप का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये वैसे मेरे ख्याल से बैंक की जगह बैंड होना चाहिए, जैसे होता है ना बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, बट व्हेन आई टॉक अबाउट आर्टिस्ट तो वहां पर बेस्ट आंसर होगा ट्रूप। द ट्रूप ऑफ डांसर्स, ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट। ओके, इस ग्रुप को हम ट्रूप कहते हैं। तो कभी कभी स्टूडेंट्स ये जो कलेक्शन वाले वर्ड्स हैं इस पर भी वी पीपल कैन फोकस। ओके, इन सब को स्टूडेंट्स हमने अपनी इंग्लिश के मॉड्यूल में कंपाइल कर रखा है। आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स, लेट मी टेल ऑल द पीपल व्हाट एवर यू पीपल वांट फ्रॉम अस। कुछ और टॉपिक्स पर वीडियोस या जो भी आप चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, एंड व्हाट एवर क्वेरीज यू पीपल हैव कीप आस्किंग। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस बिकम्स क्वेश्चन नंबर 10। 9 हमने डिस्कस कर लिया, 8 वी हैव डन, सो दिस बिकम्स क्वेश्चन नंबर 10, एंड इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम 10 क्वेश्चंस और बात करेंगे। स्नैप को लेकर कुछ वीडियोस आपके सामने मैं लगातार पोस्ट करता रहूंगा। इंग्लिश स्नैप की बहुत टफ नहीं होती, मैनेजेबल है, यू पीपल कैन डेफिनेटली स्कोर हाई। ओके, पर सबसे पहले वीडियो को लाइक करो। मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, आप वीडियो देखते जरूर हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लव शायद देते भी होंगे, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो प्लीज बेटा थोड़ा सा एक्सप्रेस कर, हमें भी अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।